हेलो गाइस, हमने स्टार्ट किया था 45 डेज की सीरीज जिसमें हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ केमिस्ट्री का, एक बायो का कंप्लीट हुआ। अब हमारा चल रहा है ग्रीन केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री का। तो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर में हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और एक नैनो केमिस्ट्री के बारे में। दो पार्ट में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। जितना हम पढ़ाएंगे उतना पढ़ के आपको जाने का है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। चलो समझो। देखो, ग्रीन केमिस्ट्री एक अप्रोच है केमिस्ट्री का जो एम करता है तुम्हारे एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए और हैजार्डस केमिकल को इफेक्ट को कम करना है मुझे, ठीक है। जो हम लोग हार्मफुल सब्सटेंसेस बनाना है उसको रिड्यूस करना है और हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ाना है तो वेस्ट को कम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ग्रीन केमिस्ट्री का मेन गोल है। ह्यूमन हेल्थ को बचाना है अच्छे से और एनवायरमेंट को बचाना है। पॉल टी एनास्टस इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री। ये पॉइंट याद करना है, बोर्ड के लिए आईएमपी पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से रीड कर लेना ये प्रॉब्लम को जो अराइज हो रहा है आज के टाइम पे। सारे देश लोग मिलके हमारे पोल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए ग्रीन केमिस्ट्री को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है। जिसका फादर कौन है बेटा ग्रीन केमिस्ट्री का? पॉल टी एनास्टस। ये आपको याद करना है। आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लोग का चल रहा है डेफिनेशन ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री, जो बहुत इजी है, सिंपल है, याद करना है। ग्रीन केमिस्ट्री इज द यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन। आपको क्या प्रिवेंट करना है बेटा? पोल्यूशन प्रिवेंशन करना है ग्रीन केमिस्ट्री को फॉलो करते हुए बाय द एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस दैट रिड्यूस द यूज और एलिमिनेट द यूज और जनरेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस। जो भी हैजार्डस सब्सटेंसेस आप बनाएंगे, अगर बन सकता है तो उसको रिड्यूस कर दो अभी, ठीक है। क्योंकि उसको रिड्यूस करेंगे तभी तो ग्रीन केमिस्ट्री प्रमोट होगा। और पोल्यूशन को प्रिवेंट करना है हमको। सबसे मेन मोटिव तुम्हारे ग्रीन केमिस्ट्री का यही है, पोल्यूशन से बचाना है। हैजार्डस सब्सटेंस को बनाना ही नहीं है, ठीक है। बचना नहीं है, कम नहीं करना है, हम लोग को बनाना ही नहीं है। जनरेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस को अब रोक देना है। हम लोग धीरे धीरे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं एज कम्पेयर टू केमिकल कैटलिस्ट, ठीक है। डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री क्वेश्चन हमारा आ चुका है 2022 में। आप देख सकते हैं, आपको ये वाला डेफिनेशन याद करना है। फिर से देखो, ग्रीन केमिस्ट्री इज द यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन बाय एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस that reduce the use or eliminate the use or generation of the hazardous substances। ये डेफिनेशन आपको याद करना है। अगला डेफिनेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है यहाँ पे ध्यान दो कि इट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट। तुम अपनी जरूरतों को पूरा कर लो, अपने काम की चीजों को अचीव करो। ज्यादा यूज नहीं करना है। हद से ज्यादा कोई चीज को अगर आप यूज करेंगे, इससे हमारे फ्यूचर जनरेशन को इफेक्ट हो सकता है। तो जितना नेसेसिटी उतना नीड आप अपना पूरा करो, बट नीड से ज्यादा चीजों को मत करो, यूज मत करो, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन भी तो है वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है इट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट। आज के लोगों का नेसेसिटी पूरा करो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। अगर आपको ये चीज को समझना है तो इन्होंने दिया है 12 प्रिंसिपल, जो बोर्ड में डायरेक्ट तुमको पूछेगा राइट एनी 3 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, तो तुमको 12 प्रिंसिपल मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। ये 12 प्रिंसिपल हम फटाफट कवर करते हैं, एकदम इजी है, सिंपल है। पहला प्रिंसिपल बोलता है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट। वेस्ट बनाओ मत ना कि तुमको साफ करना पड़े। देखो, गंदगी अगर बनाओगे नहीं, करोगे नहीं, तो साफ नहीं करना पड़ेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग ने स्टार्ट किया प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट हम लोग को प्रिवेंट करना है। टू गिव प्रायोरिटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट रादर देन क्लीनिंग अप। तुम उसको प्रिवेंट कर दो, प्रायोरिटी तो यही तो तुमकी वेस्ट बने ना, और क्लीन तुमको करना ना पड़े, ताकि, है ना। और तुमको वेस्ट को भी ट्रीट करना नहीं पड़ता। देखो ना, तुम लोग सीवेज करते हो, फिर सीवेज को ट्रीट करना पड़ता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से। इससे बेहतर है ना, सीवेज को ज्यादा करो ही मत तुम लोग। तो अगर करेंगे नहीं तो इससे ट्रीट करने के लिए हम लोग को प्लान नहीं बनाना पड़ेगा। हैजार्डस सब्सटेंसेस को तुम सीवेज में फेंक देते हो, जिसकी वजह से बहुत सारे लाइफ के ऊपर इफेक्ट आता है, बहुत सारे डिसीजेस अराइज हो रहे हैं। तो आगे देख सकते हैं आप लोग, इलस्ट्रेशन के अंदर नीचे दिया है कि हम लोग क्या डेवलप करना चाहते हैं, जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। टू डेवलप जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी इट ऑल्सो एम्स टू यूज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वन सिस्टम एज अ रॉ मटेरियल ऑफ अदर सिस्टम। अगर आपने वेस्ट अगर बनाया है तो वो वेस्ट को रिसाइकल करो, रीयूज करो। उसको इन द फर्स्ट प्लेस आप लोग है ना, बनाओ मत। पहली बात तो अगर बाई चांस बन गया तो उसको इस्तेमाल करो, ठीक है। आगे देखो, बॉटम, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि बॉटम ऐश ऑफ द थर्मल पावर प्लांट स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन पे ना नीचे बहुत सारी बॉटम ऐश बनती है। वो पाउडर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ रॉ मटेरियल सीमेंट बनाने के लिए और ईटा बनाने के लिए। समझ में आया क्या? थर्मल पावर प्लांट के नीचे हम लोग के पाउडर बनता है, ऐश बनता है, जो राख होती है, वो राख को इस्तेमाल करते हैं एज अ रॉ मटेरियल सीमेंट और तुम्हारा ब्रिक बनाने के लिए।
अब यहाँ पे लिख रहा है इफ्लुएंट कमिंग आउट फ्रॉम द क्लींसिंग ऑफ द मशीनरी पार्ट। जो तुम्हारा थर्मल पावर स्टेशन होता है उसके अंदर बहुत सारी मशीनें होती है, वो बहुत गर्म होती है, तो उसको ठंडा करने के लिए पानी चाहिए रहता है। तो पानी यूज्ड एज अ कूलेंट वाटर इन द थर्मल पावर स्टेशन। जो तुम्हारे मशीनरी पार्ट्स को हम लोग देखो लिखा है वापस से, जो इफ्लुएंट कमिंग आउट फ्रॉम द क्लींसिंग ऑफ मशीनरी पार्ट, जो मशीन साफ होकर मशीन से जो पानी निकल रहा है गंदा गंदा, वही पानी तुम्हारे को ठंडा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में यूज करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है एटम इकोनॉमी। एटम इकोनॉमी क्या बताता है कि एटम इकोनॉमी इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एटम फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल दैट आर प्रेजेंट। मैं क्या बता रहा हूं आपको, जितना आप रिएक्टेंट डालेंगे उतना ही प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, आपने रिएक्टेंट जितना डाला और प्रोडक्ट कम आ रहा है, इसका मतलब आपने जो केमिकल रिएक्शन यूज किया वो बहुत घटिया है, उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बहुत बनने वाला है और वो पब्लिक के लिए बहुत हार्मफुल होने वाला है। तो हम क्या बता रहे, 50% तुम्हारा एटम इकोनॉमी आना चाहिए। कितना आना चाहिए मैं बताऊं आपको, निकालते कैसे। 50% आना चाहिए। अगर 50% से कम आ रहा है एटम इकोनॉमी, इसका मतलब आपका रिएक्शन बहुत घटिया है, ये तुम्हारे पोल्यूशन की तरफ लेके जा रहा है, इससे पोल्यूशन होगा। क्योंकि बाय प्रोडक्ट बनना ही नहीं चाहिए पहली बात तो तुम्हारे केमिकल रिएक्शन में। अगर बाय प्रोडक्ट बनेगा इसका मतलब तुम्हारा रिएक्शन सही नहीं है। बाय प्रोडक्ट से बचना है हम लोग को, या हम लोग को ये वाला प्रिंसिपल बता रहे हैं। एटम इकोनॉमी इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एटम फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल दैट आर प्रेजेंट इन द यूजफुल प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द केमिकल प्रोसेस। देखो, एटम इकोनॉमी गिव्स द मेजर ऑफ अनवांटेड प्रोडक्ट जो तुम बनाते हो, उसको ये मेजर करने में मदद करता है कौन, एटम इकोनॉमी। याद रखो, एटम इकोनॉमी अनवांटेड प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में काम आता है। इसको निकालने का तरीका बहुत आसान है। परसेंट एटम इकोनॉमी इज इक्वल टू फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आप लोग चाहते हैं ना, उसका मास यहाँ पे लिख के कैलकुलेट करके रखो, वेट अपॉन सम ऑफ द फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स यूज्ड इन द रिएक्शन। जितना रिएक्टेंट आप इस्तेमाल कर रहे हो वो सारे लोग का ना आप लोग है ना वेट निकाल के नीचे कैलकुलेट करके डाल दो और मल्टीप्लाई बाय 100, आपका एटम इकोनॉमी आ जाएगा। आपको ये नहीं समझा तो मैंने एग्जांपल लेके आया है इसको समझने के लिए, बहुत इजी है, आप समझो इसको, बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले ये रिएक्टेंट दिया हुआ है जिसका नाम देखो अल्कोहल है, और ये तुम्हारा सोडियम ब्रोमाइड है, ये तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड है। इसको मिलाने के बाद तुम्हारा देखो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बना, अल्काइल हैलाइड बन गया, और यहाँ पे तुम्हारा NaHSO4 है और पानी निकल रहा है। ये रिएक्शन है। ये कोई तो रिएक्शन दिए, मैं आपको बताते इसको निकालते कैसे है। पहले आप लोग परसेंट इकोनॉमी एटम इकोनॉमी लिखेंगे एंड देन मास ऑफ द, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, हम लोग फॉर्मूला ऑफ वेट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, आप लोग वेट निकालेंगे ऊपर और नीचे टोटल रिएक्टेंट का आप लोग वेट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं मास ऑफ द 4 कार्बन। आप लोग क्या करेंगे, 4 कार्बन का वेट, 9 हाइड्रोजन का वेट, 1 ब्रोमीन का वेट। आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट तो ये है ना, बोलो ना, ऊपर किसका वेट लेंगे हम लोग, डिजायर्ड प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट आप चाहते थे वो प्रोडक्ट का वेट लेना स्टार्ट करो। बताओ कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन का वेट, 3 4 5 6 7 8 9, 9 हाइड्रोजन का वेट, 1 ब्रोमीन का वेट। तो 4 कार्बन का वेट कितना होता है बोलो, 1 कार्बन का वेट कितना होता है, 12, 12 इंटू 4 कितना होगा, 48। अब तुम्हारा 9 हाइड्रोजन का हो जाएगा एंड तुम्हारा 1 ब्रोमीन का वेट समझो 79 के आसपास होता है, हम लोग कंसीडर कर लेते 80। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा तुम्हारा नंबर 137। अब बोलो मास नीचे तुम्हारा किसको लेने का है, सम ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट, किसको लेना है, रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट में बोलो कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन। बोलो कितने हाइड्रोजन, सेम तुम्हारे 12 हाइड्रोजन यहाँ पे ले लो, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है बेटा, 5, यहाँ से कैलकुलेट करो ना, 5 ऑक्सीजन हो गए, 1 ब्रोमीन हो गया तुम्हारा, और 1 सोडियम हो गया, और 1 सल्फर भी दिख रहा है हम लोग को, तो वो भी ले लिया है। अब उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो टोटल। अब इसको भी निकालो, 4 इंटू 12 करेंगे तुम लोग, देखो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, 137 तो समझ गया आपको। अब देखो 4 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1, हाइड्रोजन का वेट 1 ले लो, और 5 इंटू तुम्हारे ऑक्सीजन का वेट बोलो जल्दी कितना होता है, 16 होता है, एंड तुम्हारे ब्रोमीन का वेट 79 पॉइंट कुछ होता है, बट हम लोग 80 कंसीडर कर लेते, राउंड ऑफ वैल्यू। 23 सोडियम का ले लेते एंड सल्फर का हम लोग कंसीडर कर देते 32। अब इसको तुम अगर प्लस करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 275। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करो, 137 अपॉन 275 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 49.81 आएगा। मैंने क्या बोला आपको, 50% से अगर एटम इकोनॉमी कम आई, इसका मतलब क्या है कि आपका रिएक्शन बहुत घटिया है, आपके रिएक्शन के अंदर बहुत सारे बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं और ये वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा बना रहे थे। यहाँ पे लिखा भी है लेस एटम इकोनॉमी, बताता है कि आप लोग वेस्टफुल प्रोडक्ट बना रहे हो। तो ये वेस्टफुल प्रोडक्ट आप लोग क्रिएट कर रहे हो जब 50 से कम आएगी, 50 से ज्यादा आ रही है तो ठीक है, तो हम लोग इससे 50 से नीचे कंसीडर नहीं कर सकते, आप लोग याद रखो। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ। अगला प्रिंसिपल आपको बोल रहा है कि लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस। तुम लोग है ना जो भी हैजार्डस केमिकल बना रहे हो उसको कम हैजार्डस बनाओ, लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस करो भैया।
ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है डिजाइन्ड केमिकल रिएक्शंस एंड सिंथेसिस रूट शुड बी एज सेफ एज पॉसिबल। जितना सेफ हो सके आप उतना सेफ केमिकल डिजाइन करो मार्केट में, ठीक है, सो दैट वी कैन अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट। आप लोग अवॉइड कर सकते हो हैजार्डस वेस्ट को बनने अगर आप सेफ्टी स्टेप्स को फॉलो करेंगे फ्रॉम केमिकल प्रोसेस। अब देखो पहले के टाइम पे हम लोग डीडीटी करके केमिकल था, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन करके, जिसको इस्तेमाल करते थे मच्छर को मारने में। टाइफाइड मलेरिया जैसी बीमारी से हम लोग बच रहे थे वो टाइम पे। बट फ्यूचर में देखा गया कि ना सब जगह पे बायोमैग्निफिकेशन स्टार्ट हो गया, हर लाइफ के अंदर डीडीटी का एक्यूमुलेशन पाया जा रहा था, पूरा इकोलॉजिकल पिरामिड की वाट लग गई थी इसकी वजह से, ये केमिकल की वजह से, जिसका नाम क्या बेटा, डीडीटी। तो पहले ये इंसेक्टिसाइड की तरह काम आता था, कंट्रोल कर रहा था टाइफाइड मलेरिया को, ये हार्मफुल, बट इट वाज हार्मफुल टू द लिविंग बीइंग। तुम्हारे लिविंग बीइंग के लिए बहुत हार्मफुल था ये, तो मेरे को इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट लाना पड़ेगा कि नहीं, इसको हटाना पड़ेगा मार्केट से, बिकॉज ये हैजार्डस है हमारे लिए। मच्छर से बचा रहा है तुमको, मलेरिया से बचा रहा है, टाइफाइड से बचा रहा है, बट है तो हार्मफुल ना लिविंग बीइंग के लिए, पूरा इकोलॉजिकल पिरामिड खराब कर रहा है। तो हमने क्या किया, बीएचसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बीएचसी। और ये वाला तो क्वेश्चन, ये जो मैंने लाइन लिखी है इसको एज इट इज याद कर लो, ये तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी। वन ऑफ द गामा आइसोमर, गामा ऑफ द बीएचसी इज कॉल्ड एज गामा एक्सेन या लिंडेन बोलते हैं इसको, याद कर लो, बहुत आईएमपी है। ये हो गया हमारा थर्ड प्रिंसिपल। अब चलते हम लोग फोर्थ प्रिंसिपल की तरफ, डिजाइनिंग सेफर केमिकल। तुम कोई भी केमिकल बनाओ, सेफ केमिकल बनाओ, क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या है, टू डेवलप प्रोडक्ट दैट आर लेस टॉक्सिक और विच रिक्वायर लेस टॉक्सिक रॉ मटेरियल। ऐसे केमिकल बनाओ जिसके लिए लेस टॉक्सिक रॉ मटेरियल लगे और लेस हैजार्ड बने तुम्हारे लिए, जो भी केमिकल बने, ठीक है, इससे लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, एनवायरमेंट को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो ये केमिकल से। तो जैसे कि इलस्ट्रेशन में दिया है, इन द केमिकल इंडस्ट्री वर्कर लोग, बेचारे लोग इतना काम करते हैं, उसके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल निकलते हैं वॉलेटाइल, वो वॉलेटाइल केमिकल को लोग इनहेल करते हैं, उनका लंग्स खराब हो जाते हैं, लिवर डैमेज हो जाता है, उनका भाई ब्रेन भी खराब होता है, सीएनएस से इन्वॉल्वमेंट रहता है जो डैमेज हो जाता है। तो मैं ये सब केमिकल से मेरे को बचाना पड़ेगा उनको, बिकॉज वो लोग भी तो काम है, इंसान है, वो लोग भी तो काम कर रहे हैं। तो मेरे को हमने क्या किया, हमने ये केमिकल को ना रिड्यूस करना है, लेस टॉक्सिक केमिकल को बनाना है, ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स को इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, एडिपिक एसिड पहले बेंजीन से बनता था, किससे बनता था, बेंजीन से, जो कैंसरस था और वॉलेटाइल भी था, तो इससे ना बहुत सारे डिसीजेस हो रहे थे और हार्मफुल भी था, ठीक है, और ये पोल्यूटेंट भी था भाई, पोल्यूट कर रहा था एयर को। हमने क्या किया, एक बंदा था जिसने ग्रीन टेक्नोलॉजी को एडवांस में लेके गया, डेवलप किया, किस नाम क्या था बंदे लोग का, ड्रॉथ एंड फ्रॉस्ट उसका नाम था। एडिपिक एसिड को उन लोग ने एंजाइमेटिकली सिंथेसाइज किया था ग्लूकोज से, देख लो, उन लोग ने ग्लूकोज से एडिपिक एसिड को बना के दिखाया था, कि क्या नाम था उन लोग का, ड्रॉथ एंड फ्रॉस्ट, ये याद कर लो, ठीक है। हमने इसमें क्या पढ़ा कि तुमने लैब में इतने सारे केमिकल्स बनाते हो, वर्कर लोग वहां पे इतना काम करते हो, वो सब्सटेंसेस वॉलेटाइल है, इतने वॉलेटाइल है कि कोई इनहेल करेगा उसका लंग्स, लिवर सब डैमेज हो जाएगा। तो ये वर्कर लोग की भी तो लाइफ होती है, उनका इतना ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर उनको हो सकता है हमारी वजह से। इसीलिए हम लोग को ना ये सब केमिकल्स को यूज करना, रिड्यूस करना है। एडिपिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हो तुम, तो एडिपिक एसिड तुम कैसे बना रहे थे, वो तो देखो बेंजीन से बना रहे थे जो कार्सिनोजेनिक था, तो तुमको इसको यूज करना, रिड्यूस तो कर नहीं सकते एडिपिक एसिड का। तो तुमने क्या किया, एडिपिक एसिड का बनाने का तरीका चेंज कर दिया, सेफ तरीका आजमाया, जैसे कि फ्रॉस्ट एंड ड्रॉथ ने यूज किया था एंजाइमेटिकली, लोग ने ग्लूकोज से बना के दिखाया एडिपिक एसिड। दैट्स ग्रेट। हम लोग चलते हैं पांचवें प्रिंसिपल की तरफ, यूज सेफर सॉल्वेंट। जो भी सॉल्वेंट तुम इस्तेमाल कर रहे हो, सेफ सॉल्वेंट इस्तेमाल करो। देखो ये इतना बड़ा लिखा हुआ है ना, मैंने इसको 3 लाइन में आसान किया तुम्हारे को याद करने के लिए, पहले ये पढ़ लेते, बहुत आसान है। देखो जो भी सब्सटेंस तुम बनाओगे लार्ज इंडस्ट्री में, वो सेफ होना चाहिए तुम्हारे लिए, सेफर सॉल्वेंट इस्तेमाल करो, क्योंकि ना ऐसे ऐसे सॉल्वेंट है तुम्हारे केमिस्ट्री के अंदर, जिसको तुम इनहेल करोगे सीधा तुम्हारा लिवर, हार्ट सब खराब हो जाएगा। तो तुमको सॉल्वेंट के ऊपर यूज करने के टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे, चूज द सेफर सॉल्वेंट अवेलेबल फॉर एनी गिवन स्टेप ऑफ द रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन कर रहे हो, सेफ स्टेप आपको देखना पड़ेगा, सॉल्वेंट सेफ लेना पड़ेगा। मिनिमाइज द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट यूज कर रहे हो उसका अमाउंट कम यूज करो। एंड ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस यूज्ड एज दीज मेक अप अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द टोटल वेस्ट क्रिएटेड। अगर ज्यादा सॉल्वेंट यूज करोगे ज्यादा वेस्ट बनेगा, ज्यादा वेस्ट बनेगा तो भाई क्या होगा, ज्यादा पोल्यूशन होगा, एनवायरमेंट के ऊपर इफेक्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, द मेन एम ऑफ द प्रिंसिपल इज टू फॉलो द ग्रीन सॉल्वेंट, यूज ग्रीन सॉल्वेंट। अब ग्रीन सॉल्वेंट क्या होता है, मैंने ये पूरे लाइन को कवर करने के लिए ये 3 लाइन बनाई है आपके लिए, इसको याद करना है। देखो ये 3 लाइन पहले पढ़ लो, फिर इसको रीड करोगे तो समझ जाएगा। पहले के टाइम पे इस्तेमाल होता था डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, टेट्राक्लोरोमीथेन, जो बहुत हैजार्डस है। हैलोजन के लास्ट में आप पढ़ेंगे इसके बारे में कि आपके लिवर को
डैमेज करेगा, हार्ट को डैमेज करेगा, ब्रेन को डैमेज करेगा, ये सब काम करता है और बहुत हैजार्डस है ये। तो इसका इस्तेमाल छोड़ के देखो, ये टॉक्सिक है वर्कर लोग के लिए, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया, और एनवायरमेंट के लिए भी टॉक्सिक है। इसको छोड़ के आप यूज करो ना भाई, वाटर को यूज करो, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करो। इसको रिप्लेस कर दिया गया आज के टाइम पे। ज्यादातर इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं एंड क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ये वाला प्रिंसिपल। इसको एक बार रीड कर लो, ये समझ जाएंगे आप लोग अभी फटाफट। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है कि द मेन एम ऑफ द बिहाइंड दिस प्रिंसिपल इज टू यूज द ग्रीन सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल आप लोग पानी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए रिएक्शन में एंड सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का इन प्लेस ऑफ वॉलेटाइल हैलोजेनेटेड सब्सटेंसेस लाइक डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और तुम्हारा टेट्राक्लोरोमीथेन, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट एज केमिकल दैट डिसॉल्व सॉल्यूट्स एंड फॉर्म सॉल्यूशन फैसिलिटेट मेनी रिएक्शन। भाई ये सब सॉल्वेंट है ना, इतना यूज करते थे, बहुत हैजार्डस है, वर्कर्स के ऊपर बहुत इफेक्ट आया, लिवर डैमेज हो गया, हार्ट डैमेज हो रहा है उनका। इससे बेहतर हम लोग ने क्या यूज करना स्टार्ट किया, पढ़ो, वाटर एंड सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक समझ में आपको, ये हो गया तुम्हारा पांचवा प्रिंसिपल। अभी चलते हम लोग सिक्स्थ प्रिंसिपल पे, डिजाइन एनर्जी एफिशिएंसी। आपको हम लोग को ऐसा डिजाइन करना है, एनर्जी एफिशिएंसी वाला डिजाइन करना है। क्या करना है इसके अंदर देखते हैं। देखो, केमिकल सिंथेसिस शुड बी डिजाइंड टू मिनिमाइज द यूज ऑफ एनर्जी। कोई भी केमिकल रिएक्शन करो, इतना ज्यादा तुम हीट यूज करते हो, इतना टेम्परेचर यूज करते हो कि जो तुम्हारे सॉल्वेंट होते हैं वो एयर में एवापोरेट हो जाते हैं। और वो एयर में एवापोरेट हो जाएंगे गैस बन के, तो लोग उसको इनहेल करेंगे, जिसकी वजह से उनके बॉडी के अंदर बहुत इफेक्ट आने वाला है और तुम्हारा एनवायरमेंट भी खराब हो जाएगा। तो हम ऐसा काम कर सकते क्या कि रूम टेम्परेचर पे सारी रिएक्शन हो जाए, कि हम लोग का ये सब सब्सटेंस एवापोरेट ना हो। या तो तुम ऐसी केमिकल रिएक्शन कर रहे हो जिसके अंदर भाई हीट करना कंपलसरी है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंडेंसर का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ना अगर एवापोरेट होने वाली थी गैस तो वो कंडेंस हो जाए। अगर वो कंडेंस हो जाएगी तो रिफ्लक्स हो जाएगा, इसी को बोलते हैं रिफ्लक्स होना। ठीक है, तो वही लिखा हुआ इसके अंदर, इसको फटाफट देखते हैं हम लोग। आगे भी जाके हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं थोड़ा डिटेल में एकदम। केमिकल सिंथेसिस शुड बी डिजाइन टू मिनिमाइज द यूज ऑफ एनर्जी। इट इज बेटर टू मिनिमाइज द एनर्जी। तुमको एनर्जी को यूज करना कम करना पड़ेगा बाय कैरिंग आउट रिएक्शन एट, बोलो कौन से टेम्परेचर पे बेटा, रूम टेम्परेचर पे करना है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे करने के लिए सबसे बेस्ट कौन है, हमारा प्रॉपर कैटलिस्ट, दैट इज बायो कैटलिस्ट। भाई माइक्रोबायोलॉजी इतना आगे बढ़ गया ना आज के टाइम पे, तुम देखोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हो रहा है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, और यूज ऑफ रिन्यूएबल मटेरियल्स, रिन्यूएबल मटेरियल का यूज करो जो तुम्हारे प्लांट प्रोडक्ट वगैरह बन रहे। तुम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फ्यूल गैसेस वगैरह को यूज मत करो, इसको यूज करना कम करो। देखो ना, कार, हम लोग के इलेक्ट्रिक कार आ रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक आ रहा है, ताकि हम लोग भाई ये सब है ना जो पेट्रोल डीजल वगैरह है इससे बचे हम लोग। ठीक है, अभी आगे चलते हम लोग illustration with the biocatalyst can work at the ambient condition that is room temperature. Similarly, chemical synthesis, अगर तुम कोई chemical reaction कर रहे हो, refluxing condition यूज करो, like एयर में एवापोरेट हो रहा था सॉल्वेंट, तो कंडेंसर यूज करो ताकि वापस से कंडेंस होके अंदर ही दब जाए, लिक्विड बन के रह जाए। ठीक है, या तो तुम माइक्रोवेव हीटिंग यूज करो, या तो तुम लोग है ना हीटिंग सिस्टम का यूज करो। टेक्नोलॉजिकल हीटिंग सिस्टम आजकल बहुत एडवांस हो गया है, उसको इंप्रूव कर लो तुम लोग। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सिक्स्थ प्रिंसिपल। अभी हम लोग चलते हैं सेवेंथ प्रिंसिपल की तरफ। ऐसे टोटल 12 प्रिंसिपल है, सातवां प्रिंसिपल हम लोग का चल रहा है। बोल रहा है यूज ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स। ये क्या बोल रहा है, द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस प्रिंसिपल सॉरी इज लार्जली टुवर्ड्स पेट्रोकेमिकल्स, यूज केमिकल व्हिच आर मेड फ्रॉम रिन्यूएबल प्लांट बेस्ड सोर्सेस। हम लोग को प्लांट बेस्ड ऑयल यूज करना है, प्लांट बेस्ड गैसेस यूज करना है, फ्यूल्स यूज करना है, ना कि तुमको नॉन रिन्यूएबल फ्यूल, गैस, पेट्रोल ये सब यूज नहीं करना है। ठीक है, रादर देन अदर, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल। आगे चलते हम लोग, आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन में, जैसे तुम लोग ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहे हो नॉन रिन्यूएबल फीडस्टॉक का, विल डिप्लीट द रिसोर्स, रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे। अगर रिसोर्सेज कम पड़ गए तो फ्यूचर जनरेशन हम लोग को गाली देगी कि हमारे पूर्वज लोग ने सारा का सारा इस्तेमाल करके चले गए। तो इससे बेहतर है, गाली खाने से बेहतर कि तुम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना बंद कर दो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना ज्यादा कर दो। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से तुम्हारा पोल्यूशन भी नहीं होगा ज्यादा एंड तुम्हारा सेफ भी रहेगा एनवायरमेंट। देखो, फ्यूचर जनरेशन विल डिप्राइव्ड, फ्यूचर जनरेशन के अंदर कमी हो जाएगी। मोर ओवर यूज ऑफ दिस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पुट्स बर्डन ऑन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के ऊपर एक बर्डन आ जाता है, जैसा आप दिल्ली में देख ही रहे हो। ठीक है, आगे देखो, ऑन द अदर हैंड यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इंश्योर्स द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बाय फ्यूचर जनरेशन। अगर आप बायो कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, आप बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे, इससे खेत को कोई नुकसान नहीं पड़ेगा, इससे फ्यूचर जनरेशन के ऊपर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे इंसानों का भी फायदा होगा और एनवायरमेंट का भी फायदा होगा। ठीक है,
आगे देखो, दिस प्रैक्टिस जनरली डज नॉट पुट मच बर्डन ऑन द एनवायरमेंट। ये बेस्ट कंडीशन है हमारा, याद करो, यूज ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक। आगे देखो, reduced derivatives, minimization of the step। भाई केमिकल रिएक्शन में इतने सारे स्टेप्स तुम करते हो, इतने सारे कैटलिस्ट डाल देते हो कि बाय प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने बोला जितना ज्यादा बाय प्रोडक्ट बनेगा उतना ज्यादा वेस्ट बनेगा, उतना ही ज्यादा तुम्हारा एनवायरमेंट इफेक्ट होगा, उतना ही ज्यादा पोल्यूशन होगा। तो हम लोग क्या करने वाले, ये स्टेप को मिनिमाइज कर दिया जाए। क्या कैटलिस्ट का कम इस्तेमाल करते, कैटलिस्ट कम इस्तेमाल होगा, बाय प्रोडक्ट कम बनेगा, परसेंट एटम इकोनॉमी अच्छा आएगा, 50% के ऊपर आएगा। तो मैं आपको बताऊं, 5-5, 6-6 स्टेप, 4-4, 6-6 स्टेप से करने से बेहतर एक स्टेप में अगर रिएक्शन हो जाए तो ये बेटर है कि 4-6 स्टेप करें हम लोग, वो बेटर है। तो हम लोग ने सोचा केमिकल कैटलिस्ट यूज करने की जगह बायो कैटलिस्ट यूज करेंगे ना, एक एक स्टेप में रिएक्शन हम लोग को देगा। तो एक रिएक्शन का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा कि आपको दिख रहा है मेटा हाइड्रोक्सी बेंजाइल, मेटा पे अल्कोहल लगा हुआ आपको दिख रहा है, ये एल्डिहाइड का ग्रुप है। हम लोग ने यहाँ पे यूज किया है बेंजाइल क्लोराइड, ताकि OH ग्रुप को ये प्रोटेक्ट करे, बेंजाइल क्लोराइड। ये पहला स्टेप था। और हमको बनाना क्या एक्चुअल में, आपको दिख रहा है ये अल्डिहाइड को आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, मेन तो प्रोडक्ट आपका यही है। लेकिन अल्कोहल ग्रुप को बचाना है, बिकॉज यहाँ पे डाला गया है ऑक्सीडेशन रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे डाला जाएगा KMnO4 वगैरह। तो हम लोग ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पूरे कंपाउंड को रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो हम लोग ने प्रोटेक्शन ग्रुप लगाया OH का, दैट इज बेंजाइल क्लोराइड। इसने OH ग्रुप को बचाया। फिर हम लोग ने ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप को निकाल दिया, डी प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप, वापस से OH आ गया। मेरे को बताओ यहाँ पे कितने सारे स्टेप हो गए भाई, इतने स्टेप बने कि तुम्हारे को देखो कैटलिस्ट कितने लग रहे। अब बाय प्रोडक्ट भी बनेगा जिसकी वजह से वेस्ट आएगा, ठीक है। तो एक काम करते ना, एक ही स्टेप में रिएक्शन कर देगा। अब एक स्टेप में रिएक्शन किससे होगी बेटा, याद रखो, बायो कैटलिस्ट। क्या बोलोगे तुम लोग, बायो कैटलिस्ट। इससे हमारे सिंगल स्टेप में रिएक्शन हुआ, बाय प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं ज्यादा। बाय प्रोडक्ट नहीं बना तो बोलो क्या होगा, वेस्ट नहीं बनेगा, वेस्ट नहीं बनेगा तो पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही सब लिखा है, रीड कर लो फटाफट। अ कॉमनली यूज्ड टेक्निक इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस इज यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑफ ब्लॉकिंग ग्रुप। तुम लोग को प्रोटेक्टिंग ग्रुप पीछे यूज करना पड़ा कि नहीं, तुमने OH ग्रुप को प्रोटेक्ट किया था बेंजाइल क्लोराइड डाल के। तो तुमको ना ये सब स्टेप को मिनिमाइज करना है और तुमको एडिशनल रिएजेंट डालना पड़ता है, ये सब वेस्ट बनाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इलस्ट्रेशन में देखो, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में तुमने प्रोटेक्शन ग्रुप लगाया, फिर डी प्रोटेक्शन ग्रुप लगाया। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल, जो आपने देख चुका है ऑलरेडी। तो सबसे आसान तरीका इसका बचने का क्या है बेटा, बायो कैटलिस्ट यूज कर लो, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 8th प्रिंसिपल खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं 9th प्रिंसिपल की तरफ। यूज ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का इस्तेमाल करो। कैटलिस्ट अभी पीछे पड़ गया ना, ऐसे कैटलिस्ट का इस्तेमाल करो, रिएक्शन फास्ट हो जाए, फटाफट हो जाए, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, आप लोग ये 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। हाइड्रोजनेशन, हार्डनिंग ऑफ ऑयल के लिए हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, निकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बोर्ड में आ चुका है ये। हेबर्स प्रोसेस के लिए आप लोग क्या यूज करते हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अमोनिया में आयरन कैटलिस्ट की तरह यूज करते हो। मैन्युफैक्चर ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए आप लोग क्या यूज करते हो, जिएगलर नाटा कैटलिस्ट, Al83 TiCl4, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है बोर्ड के अंदर, सब IMP है, पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारना है इसके लिए। मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसको हम लोग P ब्लॉक में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग पहले इसके अंदर सल्फर लेते हो, फिर पानी लेते हो, फिर H2SO4 को स्प्रे करते हो, फिर उसमें से तुम लोग आर्सेनिक को निकालते हो, प्री हीटिंग करते हो, फिर V2O5 यूज करते हो 400 केल्विन के ऊपर, ये पढ़ोगे। बट ना अभी के लिए सिर्फ क्या याद करो, V2O5 यूज होता है भाई क्या करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4, ये याद कर सकते हो क्या, इतना सिंपल है ना। आगे आते हैं, फिशर ट्रोपोस्ट प्रोसेस, सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन, कोबाल्ट और आयरन लगता है इसको बनाने के लिए। ये टेबल को एक बार देख लो जरा, नोटबुक पेन लेके इसको लिखना स्टार्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, याद करना आपको, ठीक है। तो ये देखो बोर्ड में आया भी है, नीचे मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, राइट द नेम ऑफ एलॉय यूज्ड इन द फिशर ट्रोपोस्ट प्रोसेस इन द सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन। मार्च 2022 का क्वेश्चन आप लोग डाल देंगे, सिंपल है कि नहीं। ये सब क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा टेबल याद करो इसको अच्छे से, ये बोर्ड तक का रेडी हो जाना चाहिए। आगे चलते, अब देखो ये मैं तुम्हारे को पॉलीमर में बहुत अच्छे से बताऊंगा, सारे के सारे पॉलीमर जो आपको दिख रहे हैं ना, इसका यूज वहां पे बता दूंगा, इसका स्टेटस बता दूंगा आपको, ठीक है। इसको एक बार टेक्स्ट बुक से रीड कर लेना, बहुत सिंपल है, कौन सा प्लास्टिक यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज करना चाहिए, किसको कैसे रिसाइकल करना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार रीड मार लेना, बहुत ईजी है। इसको देखना है तो पॉलीमर का लेक्चर देख लेना। चलो आगे आते हैं हम लोग 10th वाले क्वेश्चन प्रिंसिपल पे, डिजाइन फॉर द डिग्रेडेशन।
डिजाइन केमिकल दैट डिग्रेड एंड कैन बी डिस्कार्डेड इजीली। ऐसा केमिकल बनाओ, देखो पॉलीमर दो टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर फटाफट डिकम्पोज हो जाते हैं, जिससे नेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है, पोल्यूशन भी नहीं होता है, सब सेफ होते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल में इफेक्ट आता है, पूरा एनवायरमेंट खराब हो जाता है, हैजार्डस इफेक्ट आता है, इंसानों के हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट आता है और बाकी एनिमल्स के ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो हम लोग ने क्या यूज किया, ऐसा केमिकल यूज करो या ऐसा चीज यूज करो जिससे कम तुम्हारे को डिस्कार्ड करना आसान रहे, जिसको डिकम्पोज करना आसान रहे। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, एम बिहाइंड दिस प्रिंसिपल इज दैट वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी डिग्रेड ऑटोमेटिकली टू क्लीन द एनवायरमेंट। समझा? आगे, दस द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एंड पेस्टिसाइड और ऑलवेज प्रेफर्ड, बोला ना बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इस्तेमाल करना चाहिए जिससे डिकम्पोजिशन करना आसान हो जाए। टू मेक separation easier for the consumer, an international plastic recycle mark is printed on the larger item। बड़े बड़े आइटम्स के ऊपर, सामान के ऊपर इंटरनेशनल प्लास्टिक रिसाइकल सिंबल डाल दिया जाता है प्रिंट करके, ताकि तुम उसको समझ पाओ। ठीक है, उसको रिसाइकल करना है, प्लास्टिक को रिसाइकल करना है, तुमको फेंकना नहीं है, थ्रो नहीं करना हर जगह पे, क्योंकि वो डिस्कार्ड नहीं कर सकते हम लोग इजीली। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के ऊपर हम लोग शिफ्ट हो रहे धीरे धीरे, और उसको यूज करना आप लोग याद रखो। अब आता है तुम्हारा 11th और 12th प्रिंसिपल, बहुत छोटा है। देखो, रियल टाइम एनालिसिस पोल्यूशन प्रिवेंशन, तुमको पोल्यूशन प्रिवेंट करना है, हर वक्त एनालिसिस करते रहना चाहिए, अपने रिएक्शन को देखना पड़ेगा आपको, जो भी रिएक्शन कर रहे हो। यहाँ पे लिखा भी है, एनालिटिकल मेथड नीड टू बी फर्दर डेवलप्ड टू अलाउ रियल टाइम इन प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ द हैजार्डस सब्सटेंस। जैसे ही हैजार्डस सब्सटेंस बनने वाला रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, उसको बचा लेंगे। ठीक है, रियल टाइम एनालिसिस करके हम लोग मौजूद रहेंगे वहां पे एनालिसिस करने के लिए कि भाई अब हैजार्डस सब्सटेंस बनने वाला है, उसको निकाल देंगे। ठीक है, बचा लेंगे, ताकि हैजार्डस सब्सटेंस थ्रो ना हो, ज्यादा एनवायरमेंट को अफेक्ट ना करे। तो आगे लिखा भी है, डेवलप एंड मॉडिफाई एनालिटिकल मेथड फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। अगर आपको कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करना है तो आपको एनालिटिकल मेथड को डेवलप करना पड़ेगा। देख लो, जैसे मैंने बताया था ना, कंडेंसर को यूज करो रिफ्लेक्स के लिए, वैसे यहाँ पे समझ जाओ इसको आप। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर केमिकल इंडस्ट्री एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। ये चीज इंपॉर्टेंट किसके लिए, केमिकल इंडस्ट्री और न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। अब आता है लास्ट प्रिंसिपल तुम्हारा। देखो, तुम जितना भी केमिकल रिएक्शन करते हो उसमें आग लग सकती है, उसमें ब्लास्ट हो सकता है, और जो लोग वहां काम कर रहे होंगे, वर्कर लोग, उन लोग के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, उनकी डेथ भी हो सकती है। तो भाई तुमको हर वक्त ये स्टेप से बचना है कि गैस एवापोरेट ना हो जाए, आग ना लग जाए, ये सबको मिनिमाइज करना है आपको। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। वी नीड टू डेवलप केमिकल प्रोसेस दैट आर सेफर, सेफ होना चाहिए। मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट होने नहीं देना है। बाय सिलेक्शन प्रॉपर सब्सटेंसेस, केमिकल एक्सीडेंट बहुत होते हैं, एक्सप्लोजन होता है, आग लग जाता है, एमिशन आर मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज करना है। अगर आप ये प्रॉपर सिलेक्शन प्रॉपर किए केमिकल का, अच्छे से ऑब्जर्व किए, एनालिटिकल मेथड अच्छा है, तो भाई मिनिमाइज कर सकते हो आप लोग ये स्टेप को। ठीक है, आगे एग्जांपल, इफ द केमिकल प्रोसेस वर्क विथ गैसियस सब्सटेंस के साथ अगर आप काम कर रहे हो, तो आप बताओ गैस वाला हार्मफुल है, लिक्विड वाला, सॉलिड वाला। मैं बोलूं कि गैस वाला ना लिक्विड सॉलिड से ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, ये हमारा 12 प्रिंसिपल रेडी हो गया बहुत इजीली। आपको ना 12 प्रिंसिपल याद नहीं करना पूरा का पूरा, आपको ना 12 प्रिंसिपल के नाम याद करना है, अंदर के डिटेल्स को आप थोड़ा थोड़ा समझ के चले। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन को, रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ये भी एग्जाम में आता है, तो इसको थोड़ा समझ लो फटाफट, आगे चलते हैं। टू प्रमोट इनोवेटिव केमिकल टेक्नोलॉजीज दैट रिड्यूस द यूज और जनरेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस इन डिजाइन एंड यूज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस या प्रोडक्ट। देखो, पूरे ग्रीन केमिस्ट्री में एक ही वर्ड तो ज्यादा यूज हो रहा है, यूज ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस को कम कर दो। ठीक है, यहाँ पे भी वही बोलेगा, केमिकल सब्सटेंस को यूज करना कम कर दो, ज्यादा केमिकल प्रोडक्ट को मत बनाओ। तो यही बार बार बता रहे। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, टू रिड्यूस कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रिवेंट पोल्यूशन, तुमको पोल्यूशन प्रिवेंट करना है। तो मैंने बताया था, सॉल्वेंट का इस्तेमाल ज्यादा मत करो, ज्यादा वेस्ट बनेगा। अगर ज्यादा सॉल्वेंट इस्तेमाल करोगे, वेस्ट ज्यादा बनेगा, तो पोल्यूशन ज्यादा होगा। टू मिनिमाइज नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट, तुमको मिनिमाइज करना है नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट को। टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लीशन से हमको बचना है। टू कंट्रोल ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग से हमको बचना है। आगे देख लो, इट हेल्प पोल्यूशन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस इन मैन्युफैक्चर ऑफ द केमिकल एंड प्रमोट पोल्यूशन प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल इकोलॉजी। देखो, तुम लोग जो भी केमिकल डिजाइन करते हो ना, वो केमिकल लेस हैजार्डस होना चाहिए, हर बार आपने पढ़ा है, यहाँ पे भी वही पढ़ रहे हो। ऐसे केमिकल को मैन्युफैक्चर करो जिससे पोल्यूशन को आपको प्रिवेंट करना आसान हो जाए। ठीक है, और तुम पोल्यूशन को प्रमोट मत करो अपने इंडस्ट्री से, आपकी इंडस्ट्री इको फ्रेंडली होना चाहिए, ऐसी इंडस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, इट हेल्प्स टू मिनिमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट, ये याद कर लो इसको। ठीक है, इससे तुमको मिनिमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस
एंड नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है। यहाँ तक का पढ़ लिया हम लोग। यहाँ पे हमारा एक और आंसर कंप्लीट हो गया, रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रीन केमिस्ट्री खत्म हो गया। जैसे से क्वेश्चन आने के चांसेस थे तो 2021 में आया भी था। 2021 में पूछा था राइट एनी 3 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। वैसे ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू नैनो केमिस्ट्री। बहुत ईजी है। इसके अंदर डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ते, 4 डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन। देखो सॉरी, नैनो साइंस द स्टडी ऑफ फेनोमेना and manipulation of the material of at atomic, molecular and macromolecule scale where the properties differ significantly from those at large scale। देखो नैनो साइंस में आप लोग नैनो पार्टिकल बनाने की कोशिश करते हो, मैनिपुलेट करते हो, बल्क मॉलिक्यूल को तोड़ के नैनो पार्टिकल्स में लाने की, ये साइंस को हम लोग बोलते हैं नैनो साइंस। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे नैनो टेक्नोलॉजी, जो डिजाइन तुम लोग बनाते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी बढ़ाते हो, प्रोडक्शन बढ़ाते हो, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, डिवाइस एंड सिस्टम बाय कंट्रोलिंग शेप एंड साइज ऑफ द नैनोमीटर स्केल। तुम लोग है ना 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में लाते हो ना कोई चीज को, वो नैनोमीटर स्केल में अगर आ गया तो वो नैनो पार्टिकल कंसीडर कर लिया जाएगा। जैसे कि आप लोग को ये यूनिट तो पता ही है बहुत अच्छे से कि 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। ये आपको बाय डिफॉल्ट याद है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे आता है नैनो मटेरियल। ये एक ऐसा मटेरियल है जो 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में आना चाहिए, और ये 2024 में पूछा भी है। ठीक है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये सब, डिफिनेशन जितना भी दिया हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग। देखो वापस से डेफिनेशन पढ़ लो। इट इज द मटेरियल हैविंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विथ एटलीस्ट 1 डायमेंशन। कम से कम एक डायमेंशन तुम्हारा कहाँ होना चाहिए भाई, 1 से लेके 100 नैनोमीटर में। अगर 3 डायमेंशन है, टोटल 3 डायमेंशन अगर है, तो 3 में से एक डायमेंशन अगर नैनो स्केल में गया, नैनो स्केल कितना है 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में, तो उसको हम लोग बोल देंगे नैनो मटेरियल। समझ में आया क्या? आगे चलते हैं नैनो केमिस्ट्री। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड नैनो साइंस। दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नैनो केमिस्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ तक का आपको समझ चुका होगा। जितने भी स्केल आपको दिखेंगे नैनो स्केल, वो 1 से लेके 100 नैनोमीटर में एक डायमेंशन आना चाहिए। ये चीज को देखने के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं, बहुत आसान है। ये बोर्ड में आया भी है, 2025 या 24 में है, आप देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले 0 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे, फिर 1 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर है, फिर तुम्हारा 2 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बोलेगा, पूछेगा भी कि डायमेंशन वाइज तुम नैनो स्केल को बताओ। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं इसको इजीली। अ 0 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज वन इन विच तीनों डायमेंशन तुम्हारा कहाँ पे होगा बेटा, नैनो स्केल। नैनो स्केल कितना होता है मैंने अभी बताया, 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में। 3 डायमेंशन है, तीनों के तीनों डायमेंशन तुम्हारे कहाँ पे आ रहे हैं, 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में आ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, 0 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर। देखो तीनों भी 100 नैनोमीटर से कम जा रहे ना, अगर तीनों के तीनों 100 नैनोमीटर से कम जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, देखो ऐसा डॉट की तरह अपीयर होगा। ये नैनो मटेरियल टाइप इसका याद कर लो, नैनो पार्टिकल, क्वांटम डॉट, नैनो शेल, नैनो रिंग्स, माइक्रो कैप्सूल्स, ये याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ऐसे ही 1 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है यहाँ पे। देखो 1 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर, ऐसा डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसके अंदर 2 डायमेंशन तुम्हारे कहाँ पे होंगे, नैनो स्केल। नैनो स्केल मतलब कितना है, 1 से लेके 100 नैनोमीटर। तुम्हारे 3 डायमेंशन में से 2 डायमेंशन अगर नैनो स्केल में चले गए तो इसको तुम लोग बोलेगे 1 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2 डायमेंशन 100 नैनोमीटर से कम गए, जैसे नैनो ट्यूब, फाइबर और नैनो वायर, वायर की तरह दिख रहा है। ठीक है, आता है 2 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर, जिसके 2 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसके अंदर कम से कम 1 इन विच 1 डायमेंशन, एक डायमेंशन सिर्फ कहाँ पे होता है बेटा, नैनो स्केल, मतलब 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में। यहाँ पे दिख रहा है 1 डायमेंशन 100 नैनोमीटर से कम आ रहा है, जैसे थिन फिल्म हो गया, लेयर हो गया, कोटिंग हो गया, आपको ये दिख रहा है। इसको याद करो, टेबल याद हो गया ना, बहुत है आपके लिए। ठीक है, या आप लोग याद कर लेना, इसके 1-2 मटेरियल यहाँ से याद करके चले जाओ। एग्जाम में बोलेगा राइट एनी 1 मटेरियल ऑफ 2 डायमेंशन, तो बता देंगे आप। 3 डायमेंशन वाला बोला तो बता देंगे आप। यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 1 डायमेंशनल एंड 0 डायमेंशनल। ठीक है, आगे चलते। अब ना इसका कैरेक्टरिस्टिक और फीचर बहुत एग्जाम में पूछा गया पहले के टाइम पे। तो नैनो पार्टिकल का डायरेक्ट बोलेगा राइट द कैरेक्टरिस्टिक या फीचर ऑफ द नैनो पार्टिकल। तो मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाया इसका याद करने के लिए, बहुत इजी है एज कम्पेयर टू ये लिखा हुआ। ये लिखा हुआ तो पढ़ेंगे हम लोग, देख लेंगे एक बार, बट ये याद कर लेना आप लोग को। यहाँ पे याद किया ना बहुत हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेना आगे आगे जो मैं पढ़ने वाला हूँ, बट ये टेबल याद कर लो, इसको देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कलर, इट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। इसके अंदर ऑप्टिकल, इट हैज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी लिखना चाहिए। इसके पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है, किसके पास, नैनो पार्टिकल। सरफेस एरिया, जितने छोटे छोटे नैनो पार्टिकल रहेंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया इनका बढ़ते जाएगा। मैं एग्जांपल से आपको दिखाने वाला हूँ अभी,
बट अभी के लिए फिलहाल याद करो, जितना छोटा छोटा नैनो पार्टिकल उतना ज्यादा सरफेस एरिया, ये याद कर लो। आता है कैटालिटिक एक्टिविटी। ये लोग कैटालिटिक एक्टिविटी बहुत सिखाते हैं, जैसे जैसे इनका पार्टिकल का साइज रिड्यूस होता है। थर्मल प्रॉपर्टी देखो, एक छोटे कटोरे में चाय बना रहे हो, एक बड़े कटोरे में चाय बना रहे हो, तो किसमें टाइम लगेगा, बड़े वाले में या छोटे वाले में? ऑब्वियसली बड़ा वाला। क्यों? बड़े वाले के अंदर ज्यादा पार्टिकल्स है। तो आप मेरे को बताओ, जितना बल्क मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उतना कम मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसीलिए लिख दिया गया मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है साइज पे। समझ में आया क्या? आगे चलते मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द नैनो पार्टिकल बहुत हार्ड होता है एज कम्पेयर टू द बल्क मेटल। नैनो पार्टिकल का साइज बहुत हार्ड होता है एज कम्पेयर टू द बल्क मेटल। ये भी आगे इमेज में है, देख लेना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बदलती है नैनो स्केल पे, 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में, डिपेंड करता है कहाँ पे बिलोंग कर रहा है वो। तो नैनो स्केल के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये टेबल याद करना है कैरेक्टरिस्टिक के लिए, यही वाला लिख के आ जाए। एक एक एग्जांपल आगे से पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कलर, ये तो मैंने आपको पीछे बता दिया है। ये एग्जांपल देख लो, देखो एलिमेंट गोल्ड हैज येलो कलर। एलिमेंट गोल्ड का कलर क्या होता है बेटा? येलो कलर होता है। लेकिन जब तुम 100 गोल्ड एटम लेते हो नैनो स्केल के ऊपर, तो उसका कलर कुछ तुमको लाल कलर का दिखने लग जाता है। तो बताओ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी रखता है कि नहीं? ये सच हो गया ना। तो एग्जांपल याद कर लो, एलिमेंट गोल्ड येलो कलर दिखाता है, लेकिन मैंने 100 गोल्ड एटम लिया, उसको क्यूब में अरेंज किया, तो उसका कलर लाल दिखने लग जाता है नैनो स्केल पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इमेज तुम्हारे टेक्स्ट बुक का है। आगे चलते सेकंड वाला हम लोग क्या पढ़े थे? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया देखो, एक यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एक डब्बा लिया था, ये क्यूब है। ये क्यूब का सरफेस एरिया 6 मीटर स्क्वायर है। इसको काटे हम लोग ने 8 हिस्से में, यहाँ पे कटा हुआ है ये क्यूब। तो काटने के बाद इसका सरफेस एरिया आपको 12 मीटर स्क्वायर, देखो सरफेस एरिया बढ़ रहा है कि नहीं। फिर आपने इसको और ब्रेक किया, तो इसका सरफेस एरिया 18 दिख रहा है कि नहीं। मेरे को क्या समझा, जितना ज्यादा आपने इसको छोटा किया उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ो जरा, कि जैसे इंक्रीज इन द सरफेस एरिया विद द डिक्रीज इन द पार्टिकल साइज, पार्टिकल का साइज घटेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। दैट्स ग्रेट। आगे चलते हैं तुम्हारा थर्ड वाले पे। थर्ड वाला कैटालिटिक एक्टिविटी। आप लोग ये वाली रिएक्शन पढ़ के आए हो, फटाफट देखते हैं। ये तुम्हारा अल्कीन है। अल्कीन के ऊपर तुम लोग अगर हाइड्रोजन डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, राइने निकल रहता है, टेम्परेचर रहता है, हीट रहता है, तो तुम्हारा हाइड्रोजन क्या करता है, ये डबल बॉन्ड को H से तोड़ देता है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, देखो CH3 तो मेरे को पता चला निकल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, या हाइड्रोजनेशन में आप पढ़े थे। तो यहाँ पे वही लिखा है कि पीटी मेटल नैनो पार्टिकल यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। जैसा आपने अभी एक रिएक्शन देखा, TiO2 ZnO को बहुत इस्तेमाल किया जाता है सनस्क्रीन की तरह। ये भी नैनो पार्टिकल्स होते हैं, तुम्हारे माइक्रो पोर्स में जाके एंटर कर जाते हैं और तुम्हारे स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। आगे बोल रहे हैं, गोल्ड जो बल्क फॉर्म में होता है अनरिएक्टिव होता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, गोल्ड रिएक्शन नहीं करता है। बट अगर गोल्ड को नैनो पार्टिकल पे लिया जाएगा, छोटे नैनो स्केल पे, तो ये बंदा भी ऑर्गेनिक रिएक्शन दे सकता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया थर्ड वाला, जो हम लोग ने यहाँ पे कवर किया था, कैटालिटिक एक्टिविटी। दे शो इंक्रीज्ड कैटालिटिक एक्टिविटी, आप पढ़ चुके। एग्जाम्पल एक तो देख लिया आपने, ये भी लिख के आ जाओगे। अब चलते तुम्हारा थर्मल प्रॉपर्टी। मैंने एग्जाम्पल दिया कटोरे का, जितना बल्क मॉलिक्यूल रहेगा उतना ज्यादा उबालने में टाइम लगेगा, मेल्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। और जितना छोटा रहेगा क्यूब, उतना मेल्ट करने में हम लोग को आसानी रहेगी, फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द नैनो मटेरियल चेंजेस ड्रास्टिकली एंड डिपेंड्स ऑन द, बोलो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा? साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट्स ग्रेट। आगे चलते हैं। एग्जांपल, सोडियम क्लस्टर ऑफ 1000 एटम अपीयर्ड टू मेल्ट एट 288 केल्विन। 288 केल्विन पे मेल्ट होता है, while cluster of 10,000 atom melted at 303 केल्विन। बल्क सोडियम मेटल का तुम लोग देख लो टेम्परेचर, सिर्फ तुम टेम्परेचर देखो, जैसे जैसे एटम की गिनती बढ़ते जा रही है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं। तो ये तुमको समझ चुका है बहुत इजीली। आगे देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया है, नैनो साइज्ड कॉपर एंड पैलेडियम क्लस्टर विद डायमीटर इन द साइज रेंज फ्रॉम 5 से 7 नैनोमीटर कैन हैव हार्डनेस अप टू 500% ग्रेटर देन द बल्क मेटल। मैंने बोला ना, नैनो पार्टिकल का साइज का जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है बल्क मेटल से भी अच्छा होता है। 500% ग्रेटर लिखा हुआ है भाई, बात समझो। तो हम लोग ये पॉइंट देख के आए हैं पीछे, देख लो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द नैनो पार्टिकल इज हार्डर देन द बल्क मॉलिक्यूल। लास्ट पॉइंट देख लो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इट चेंजेस विद द एट द नैनो स्केल। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, इसको भी देख लो। ये देखो, इट चेंजेस एट द नैनो स्केल। यहाँ से आपको ये याद हो गया। टोटल मैं बता रहा हूँ आपको, आप इससे ही याद कर लो, ये वाले पार्टिकल, ये वाले से कैरेक्टरिस्टिक याद कर लो, इजीली लिख के आप आओगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसके आगे आता है हमारा टॉपिक सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल दो तरीके से बनाते हैं, ये पढ़ने से पहले ये डायग्राम देख लो। देखो
यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल अगर इकट्ठा होते चले गए तो बताओ कैसे मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अगर नीचे से ऊपर जाऊंगा मैं तो ये बल्क हो जा रहे हैं ना, सही बात है कि नहीं। तो बॉटम अप जाएंगे तो बॉटम से अप में जाएंगे तो ये बल्क बन जाएगा। लेकिन अगर आपने टॉप से डाउन में आए, ऊपर से नीचे आए, इसको तोड़ते हुए नीचे आ गए तो बताओ मेरे को वापस से क्या बन जाएगा, नैनो पार्टिकल बन जाएगा। तो ये यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देख लो वापस से क्या लिखा हुआ है, बॉटम अप मेथड और टॉप डाउन मेथड, दो तरीके से आप लोग नैनो मटेरियल बना सकते हो। तो पहला मेथड बाय बॉटम मेथड, मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स आर अरेंज देमसेल्फ इनटू मोर कॉम्प्लेक्स assemblies atom by atom molecule by molecule and cluster by cluster from bottom। बताओ ना मुझे, यहाँ पे आपने क्या देखा कि मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल एटम बाय एटम क्लस्टर बाय क्लस्टर जोड़ के क्या बन गया तुम्हारा, बल्क मेटल। आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है देखो, नानो मटेरियल्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द बल्क मटेरियल बाय ब्रेकिंग द मटेरियल। तुमने बल्क वाले को अगर तोड़ना स्टार्ट किया बेटा, ये बल्क वाले को अगर तुमने तोड़ दिया इसको, तो ये क्या बन जाएगा, छोटा छोटा टुकड़ा बन जाएगा। और ये टुकड़ा ही तो है तुम्हारा नैनो पार्टिकल, अगर 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में आएगा तो ये दो मेथड आपने पढ़ा, बॉटम अप मेथड और टॉप डाउन मेथड। ये आपके टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है सोल जेल प्रोसेस। मार्च 2024 में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, 2 या 3 मार्क का ये क्वेश्चन आता है। इसको स्टार्ट करते हैं। सोल जेल प्रोसेस में हम लोग कांच को बनाते हैं, एरोजेल बनाते हैं, जीरो जेल बनाते हैं, सेरामिक बनाते हैं। ये सब बनाने के लिए ये प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका नाम है सोल जेल प्रोसेस। पहले आपको जेल के बारे में पढ़ना पड़ेगा और सोल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सोल क्या होता है, जेल क्या होता है, ठीक है। देखो, सोल आर डिस्पर्जन ऑफ कोलॉइड पार्टिकल इन अ लिक्विड। तुम्हारे बीकर के अंदर तुमने कोई लिक्विड लिया था, उसके अंदर छोटे छोटे कोई पार्टिकल यहाँ पे ऐसे मिक्स है ऐसा, ठीक है, इसको बोलते सोल। डिस्पर्स्ड पार्टिकल या डिस्पर्स्ड कोलॉइड ये तुम्हारे लिक्विड के अंदर दिख रहा है। जेल क्या होता है, आर इंटरकनेक्टेड रिजिड नेटवर्क विद पोर्स ऑफ सब माइक्रोमीटर डायमेंशन ऑफ पॉलीमरिक चेन विथ एवरेज लेंथ इज ग्रेटर देन माइक्रोमीटर। कुछ तो लिखा है, ये तुम लोग को दिखा इतना। मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, एक शब्द में तुम लोग इसको याद करो, ये सेमी सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये लोग इंटरकनेक्टेड रिजिड नेटवर्क अंदर रखते हैं। जैसे ये पार्टिकल देखो रैंडमली फैला हुआ है ना, लेकिन जेल के अंदर क्या होने वाला है, ये लोग एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगे, जिनका साइज है ना माइक्रोमीटर से बड़ा रहेगा। ये लिखा हुआ है ये पूरे लाइन के अंदर, ठीक है। पॉलीमर की एक चेन यहाँ पे रेडी हो जाती है, ये चेन कुछ ऐसे ही, फिर बाद में ना सेमी सॉलिड दिखने लग जाता है। लाइक लिक्विड अभी भी है, ऐसा नहीं है लिक्विड नहीं है, लिक्विड है, लेकिन अंदर है ना एक चेन डेवलप हो चुकी है, इसको बोलते हैं जेल। ये हो गया सोल, ये हो गया जेल। ये प्रोसेस करने के लिए, सोल जेल प्रोसेस के लिए टोटल 4 स्टेप है। एक तुमको याद रखना हाइड्रोलिसिस, एक याद रखना है तुमको पॉली कंडेंसेशन, ड्राइंग है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये 4 स्टेप आपको याद करना है। इसका यूज कहाँ पे आता है, टू प्रिपेयर ऑक्साइड मटेरियल्स। तो 4 स्टेप पहले याद कर लो। कभी बाय चांस एग्जाम में बोला राइट द स्टेप्स ऑफ जेल प्रोसेस, तो लिख दोगे ना, हाइड्रोलाइसिस, पॉलीकंडेंसेशन, ड्राइंग, थर्मल डिकम्पोजिशन। स्टार्ट करते हैं सब के बारे में होता क्या है, इसको समझ लेते हम लोग, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप लोग ने क्या किया, छोटे छोटे पार्टिकल्स को लिया और उसका सोल बनाया। मैंने जैसे अभी बीकर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल को डाल दिया, ये फ्लास्क के अंदर इन लोग ने छोटे छोटे पार्टिकल को डाल दिया और लिक्विड के अंदर डाल दिया, ये क्या बन गया, सोल। अब इसके अंदर से पानी को निकाल दिया जाएगा। तो मेरे को बताओ ये मैंने पानी को निकाला, डिहाइड्रेट किया। अब देखो ये थोड़ा जेल लाइक नेटवर्क बनने लग गया, अंदर बोला ना नेटवर्क बनेगा। देखो पाइप की तरह इन लोग एकदम लंबे लंबे पॉलीमर बना लिए और ये लोग जेल रहेंगे। अभी सेमी सॉलिड बन जाएगा। कैसे हो जाएगा बेटा, बोलो, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड बन जाएगा। अब इसको अगर रूम टेम्परेचर पे इसको अगर तुमने ड्राई किया तो ये बन जाएगा जीरो जेल। अगर तुमने इसको फटाक से कोई टेक्निक लगा के, केमिस्ट्री की कोई एनालिटिकल टेक्निक लगा के तुमने इसको ड्राई किया फटाक से, तो ये एरोजेल बन जाएगा। अल्ट्रा पोरस स्ट्रक्चर होता है भाई एरोजेल, ठीक है। अब इसका तुम 3 जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो कैल्सिनेशन करके। एक तो तुम थिन फिल्म कोटिंग में याद करोगे, ये एग्जाम में पूछेगा राइट द यूजेस ऑफ सोल जेल प्रोसेस। थिन फिल्म कोटिंग में आता है, पाउडर बनाने में, एंड तुम्हारा डेंस सेरामिक में काम आता है, ये याद कर लो, ठीक है। ये डायग्राम तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ये चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं अभी। सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्टेबल सोल्यूशन ऑफ एल्कोक्साइड और सॉल्वेटेड मेटल प्रीकर्सर। तुमने क्या लिया, मेटल ऑक्साइड को लिया, पानी के अंदर डाला था और वो क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। यही मेटल हाइड्रोक्साइड को वापस से तुमने मेटल एल्कोक्साइड के ऊपर डाला, ये वाले, और फिर से क्या बन जाएगा, ये तुम लोग को दिख रहा होगा, कंडेंस होकर मॉलिक्यूल एक साथ चिपकना स्टार्ट हो गए। तो अगर कंडेंस होकर चिपकना स्टार्ट होंगे तो क्या बनेगा बेटा, बताओ तो। अगर कंडेंस होकर चिपकना स्टार्ट होंगे तो जेल बनेगा, सोल था जेल बनेगा। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। देखो पहले ऐसे डिस्पर्स्ड थे, फैले हुए थे,
फिर चिपकना स्टार्ट हो गए। ये चिपकना स्टार्ट होने के बाद ये लोग जेल बना देंगे, ठीक है। अब वो जेल को अगर आपने ड्राई किया रूम टेम्परेचर पे तो जीरो जेल बनेगा। अगर आपने कोई टेक्निक से रैपिड ड्राइंग किया, फटाक से ड्राई कर दिया तो एरोजेल बनेगा। यहाँ पे इसका यूजेस लिखा है, कैल्सिनेशन से इसका क्या बना सकते हैं हम लोग, थिन फिल्म कोटिंग में काम आएगा, पाउडर में आएगा, डेंस सेरामिक में आएगा, कांच बनाने में काम आ सकता है। ये इसका फायदा क्या होता है कि ना ये सबसे बेस्ट इम्प्योरिटी से बचाते हैं हम लोग को, इम्प्योरिटी आने ही नहीं देता जो भी प्रोडक्ट बनाएगा, बिकॉज नैनो पार्टिकल पे काम हो रहा है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है फॉर्मेशन ऑफ द, देखो फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेबल सोल्यूशन अल्कोक्साइड के तुमने लिया, मेटल के साथ मिला दिया, ठीक है। जेलेशन किया तुमने, फिर जेल बनाया, किससे बेटा, जेल किससे बना रहे हम लोग, पॉली कंडेंसेशन से। सब मोनोमर्स को हम लोग ने क्या किया, चिपकाना स्टार्ट किया और क्या बना दिया हम लोग ने, पॉलीमर बना दिया। अब तुमने एजिंग किया, थोड़ा रुका, थोड़ा टाइम रुका, उसका रुकने के बाद वो सब लोग चिपकने लग गए, सॉलिड मास की तरह स्ट्रक्चर बना लिए, सेमी सॉलिड हम लोग को बोलना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब तुमने ड्राई किया जेल को, अब मेरे को बताओ, अगर तुमने ड्राई किया रूम टेम्परेचर पे तो क्या बनेगा, जीरो जेल। अगर भाई तुमने कोई टेक्निक लगा के रैपिड ड्राइंग किया तो क्या बन जाएगा, एरोजेल। ये आपको याद है, ठीक है। आगे चलते, डिहाइड्रेशन। अगर आपने डिहाइड्रेशन किया रूम टेम्परेचर पे 800 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे द मटेरियल इज हीटेड एट टेम्परेचर अप टू 800 डिग्री सेल्सियस, डिहाइड्रेशन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आप कर देते हैं इसके अंदर। यही वो टेक्निक है जो एरोजेल के लिए मैं आपको बता रहा था, डिहाइड्रेशन वाली, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ये टेक्निक तुम लोग को दिख चुकी है डायग्राम में, आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। देख लो फिर से, प्री कर्सर था, सोल बनाए, जेल बनाए, रैपिड ड्राइंग किए तो एरोजेल, टेम्परेचर पीछे दे दिया, रूम टेम्परेचर पे रहेगा तो जीरो जेल, एंड तुम्हारा यूसेज बता दिया गया है। आगे चलते हैं, ये कुछ डिवाइसेस के नाम दिए हुए जिसका एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। ये डिवाइसेस से इंस्ट्रूमेंट यूज्ड है और तुम्हारे इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, काम काम की चीज पढ़ो। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको दिख रहा है क्या, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये काम आती है तुम्हारे फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल कंफर्म करने के लिए, ठीक है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी काम आता है कि नैनो पार्टिकल बना है कि नहीं इसको कंफर्म करने के लिए, ठीक है। आगे एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सआरडी बोलते हैं हम लोग इसको, ये काम आता है पार्टिकल की साइज को चेक करने के लिए, ज्योमेट्री को चेक करने के लिए और क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेक करने के लिए। ये तुम्हारे पीवाईक्यू में आ चुका है, नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पीवाईक्यू में आया है, देखो बोल रहा राइट द नेम ऑफ द टेक्निक यूज्ड टू नो द ज्योमेट्री ऑफ नैनो पार्टिकल्स। मार्च 2023 में था, क्या आंसर डालेंगे बेटा ज्योमेट्री के लिए, एक्सआरडी, याद हो जाएगा। बोलो, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए काम आ रहा था, फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल, जैसा बता रहा हूँ वैसे याद करो। एक्सआरडी कहाँ काम आ रहा है, पार्टिकल का साइज देखने के लिए, पार्टिकल का ज्योमेट्री, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ऐसा पढ़ेंगे। पहले सोचेंगे आप लोग मन के अंदर, नैनो पार्टिकल फॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए क्या यूज करेंगे, यूवी। अगर आपको एक्सआरडी यूज करना तो आप क्या देखेंगे उसके अंदर, ज्योमेट्री, साइज, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखने के लिए आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं, कंफर्म करने के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है तुम्हारा सेम, इसको कैसे याद करेंगे, देखो सेम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा इसको, सेम। सेम से क्या है बेटा, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सेम के अंदर देखो सा आ रहा है, सा से स्ट्रक्चर या सरफेस ऑफ द मटेरियल हम लोग देखते हैं, याद हो जाएगा कि नहीं, इजी है। देखो सा से सेम, सेम से स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सा से सरफेस ऑफ द मटेरियल। सरफेस ऑफ द मटेरियल के लिए अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई टेक्निक यूज्ड टू नो सरफेस ऑफ द नैनो पार्टिकल, तो क्या बोलोगे, बोलो फटाक से, सेम, ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अगर आपको बोला क्रिस्टल का साइज, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, या आपको बोला ज्योमेट्री है, तो आप बता देंगे बेटा क्या है, एक्सआरडी। कंफर्मेशन के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे, यूवी। अगर बोला टेम, क्या बोला बेटा, टेम, तो आप बोलते हैं ना टेम पास, टाइम पास, टेम पास, क्या बोलेंगे, टाइम पास को आप क्या लिखेंगे, टेम पास। पास है पार्टिकल, सा से साइज, पार्टिकल का साइज देखने में काम आता है, ये भी पार्टिकल का साइज देखने में काम आता है, ये भी। अगर एग्जाम में पूछा पार्टिकल साइज के लिए कौन सा नैनो पार्टिकल टेक्निक यूज होता है, तो दोनों नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, एफटीआईआर, फूरियर ट्रांसफॉर्म, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम लोग को काम आता है अब्जॉर्प्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हुआ है कि नहीं, या कोई चीज बाइंड करी है कि नहीं, ये चीज को चेक करने काम आता है। बोलो, अगर आपको पूछा गया फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल कंफर्म करना है तो आप क्या बोलेंगे, यूवी। अगर आपको बोला गया पार्टिकल का साइज, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, या आपको बोला ज्योमेट्री, तो क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे एक्सआरडी। अगर आपको बोला कि सेम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो आप क्या बोलेंगे, आप बता देंगे फटाक से, सरफेस ऑफ द मटेरियल। आपको बोला टेम, तो आप क्या बोलेंगे, टेम पास, ठीक है। यहाँ टेम पास कैसे याद रखेंगे, पास से पार्टिकल के साइज, सर से तुम्हारा साइज हो जाएगा, ठीक है। फूरियर ट्रांसफॉर्म, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप क्या याद रखेंगे, ये बाइंडिंग नेचर चेक करते हैं फंक्शनल ग्रुप का। ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, ये टेबल आपको याद करना है, इसको नैनो मटेरियल और उसका इस्तेमाल हम लोग ने लिखा हुआ है, इसको पढ़ना स्टार्ट करो। देखो
गोल्ड और सिल्वर का जो नैनो पार्टिकल ट्रैप हो जाता है ग्लास मैट्रिक्स में, वो काम आता है ब्यूटीफुल रूबी रेड कलर का बनाने में, ठीक है। ग्लास पेंटिंग में वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सर्टेन मेटालिक नैनो पार्टिकल्स डेकोरेटिव ग्लेज में काम आते हैं, मेटालिक फिल्म बनाने में, नोन एज लस्टर फाउंड ऑन द सम मेडिवल पॉटरी, पॉट के ऊपर अलग अलग डिजाइन बनाते हैं ना हम लोग, उसमें ये काम आता है सर्टेन मेटालिक नैनो पार्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है तुम्हारे लाइफ में, ये तुमको बाद में फ्यूचर में केमिस्ट्री में पॉलीमर में भी मिलेगा। ये टायर में इस्तेमाल होता है। कहाँ पे इस्तेमाल होता है बेटा? टायर में। देखो पीवाईक्यू का क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द नैनो स्ट्रक्चरल मटेरियल यूज्ड इन द टायर टू इंक्रीज द लाइफ, 2021 में आया था। तो बोलो आप क्या मार्क करते? कार्बन ब्लैक। क्या मार्क करते? कार्बन ब्लैक। अगर बोला कार्बन नैनो ट्यूब कहाँ पे यूज होता है तो आप बताएंगे फूड इंडस्ट्री। अगर बोला फ्यूम्ड सिलिका तो आप बता देंगे कंपोनेंट ऑफ सिलिकॉन रबर बनाने में, कोटिंग में, सीलेंट में और अधेसिव बनाने में काम आता है। ये टेबल को भी याद करो, जैसे वो टेबल याद किया था आपने पीछे वाला, इसको भी याद करना है, जैसे कैटलिस्ट वाला टेबल याद किए थे ना, सिमिलरली। आगे चलते हैं। ये कुछ पीवाईक्यू आपने देखा 2021 का। अब ये कुछ साइंटिस्ट लोग का नाम लिखा है, याद सबको नहीं करना है, बट मैं आपको एक फ्लो चार्ट बता देता हूँ। 1953 में कहानी स्टार्ट हुई थी नैनोमीटर की डिस्कवरी की, 1959 तक चली। रिचर्ड फेमैन सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। वॉटसन क्रिक आपके बायोलॉजी में भी दिया हुआ है 1953 फोर्थ चैप्टर में, ठीक है। रिचर्ड फेनमैन का भी दिया 1959 यहाँ पे। वॉन न्यूमैन मशीन्स 1966, फिर देखो कहानी आगे बढ़ी 1986, 1989 एंड तुम्हारा 1999, यहाँ तक की कहानी बनी। आपको याद यहाँ से करना, शुरू यहाँ से हुई है। अगर जिसको पूरा याद हो रहा है तो कर लो, मैं तो बोल रहा हूँ वॉटसन एंड क्रिक याद करो, 1953 इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल, कहाँ पे अप्लाई होता है। पहले तो आपको याद करना है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, स्क्रैच प्रूफ आई ग्लास बनाने में काम आता है, ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है, सनस्क्रीन क्रैक रेजिस्टेंस पेंट बनाने में काम आता है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। एमआरएम में काम आता है रैम बनाने में, जैसे मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये काम आता है। आगे चलते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन डिवाइसेस में काम आता है, तुम्हारे ड्रिंकिंग वाटर को बहुत साफ कर देता है, प्यूरिफाई कर देता है। इवन तुम्हारे पानी के अंदर से इकोलाई जैसे बैक्टीरिया को भी ये प्यूरिफाई कर देता है, क्योंकि इसके अंदर नैनो पार्टिकल होते हैं। कौन से वाले? सिल्वर नैनो पार्टिकल होते हैं। समझ में आया क्या ये वाला पॉइंट? क्या बोला मैंने? ये पानी को प्यूरिफाई करता है, बैक्टीरिया वायरस सबको साफ कर देता है। कौन सा वाला यूज हो रहा है बेटा यहाँ पे? नैनो पार्टिकल, सिल्वर नैनो पार्टिकल, सिल्वर नैनो पार्टिकल। आगे लिखा हुआ है कि भाई ये इकोलाई जैसे बैक्टीरिया को भी साफ कर सकता है। आगे देखो, इट कैन बी यूज्ड फॉर, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में आया बेटा, इसको याद करना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया ये, कि ना लोटस है ना, लोटस के ऊपर देखो पानी के अंदर पाया जाता है, उसके ऊपर पानी आके लगता है, खुद से खुद को साफ कर लेता है। वो कीचड़ में पाया जाता है ना, उसके अंदर खासकर इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है कि खुद को वो खुद से साफ कर लेता है और वो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। तो देखो कि कैन बी यूज्ड एज सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल, लोटस इफेक्ट बोलते हैं। लोटस प्लांट ग्रो करता है मडी वाटर में, सही बात है कि नहीं, और अपने पत्ते को ऑलवेज वो साफ कर लेता है, बिकॉज उसके पत्ते के ऊपर होते सुपर हाइड्रोफोबिक केमिकल्स होते हैं या प्रॉपर्टीज होते हैं। नैनो स्ट्रक्चर्स ऑन द लोटस लीफ रिपल्स वाटर विच कैरीज डर्ट एज इट रोल्स ऑफ, खुद से डर्ट को वो क्या कर देता है? गिरा देता है। लोटस इफेक्ट इज द बेसिस ऑफ सेल्फ क्लीनिंग विंडोज। हम लोग ने ये आइडिया को फॉलो किया और सेल्फ क्लीनिंग विंडोज को डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया नैनो पार्टिकल को फॉलो करके। अब आता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। लास्ट टॉपिक है हमारा, बहुत इजी है, इसको भी देख लो, यहीं से क्वेश्चन आते हैं ये सब जगह से, कि रेवोल्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग, हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कितना आगे बढ़ चुका है आज के टाइम पे, आप देख सकते हो। एनर्जी सेक्टर में बहुत काम आ रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी विल मेक सोलर पावर मोर इकोनॉमिकल, सोलर पावर सस्ता हो जा रहा है। एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस विल बिकम मोर एफिशिएंट, एनर्जी स्टोर करने वाले डिवाइसेस बहुत सस्ते भी हो जाएंगे, आगे एफिशिएंट भी हो जाएंगे। मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है भाई स्मार्ट ड्रग बनाने के लिए, जिससे हम लोग का इलाज फटाफट हो रहा है और कोई साइड इफेक्ट आएगी नहीं फ्यूचर में, ठीक है। डिसएडवांटेज पे आते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी अपना स्टैंडर्ड इतना बढ़ा चुका है ऑफ लिविंग, बट एट द सेम टाइम इट हैज इंक्रीज्ड पोल्यूशन, इसकी वजह से क्या बढ़ चुका है बेटा? पोल्यूशन भी बढ़ चुका है। स्टैंडर्ड तो बढ़ा है लेकिन क्या बढ़ गया साथ में? पोल्यूशन। द पोल्यूशन कॉज्ड बाय नैनो टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज नैनो पोल्यूशन। अगर नैनो टेक्नोलॉजी से कोई पोल्यूशन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं नैनो पोल्यूशन। नैनो पार्टिकल कैन कॉज लंग डैमेज, जिससे तुम्हारा लंग डैमेज होगा। अगर तुम इसको इनहेल करोगे पार्टिकुलेटेड मैटर को, तो कैन डिपॉजिट इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये तुम्हारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके डिपॉजिट होगा तुम्हारे लंग्स के अंदर, एंड डिपॉजिटेड इन द लंग्स, हो गया तुम्हारा। बहुत सारे ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो मैंने पढ़ा है देखो, यहाँ पे एग्जाम में 2022 में पूछा भी था,
राइट 2 डिसएडवांटेज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये तो आप यहाँ से बता सकते हो एकदम इजीली। आगे देखो, ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। हमने जो जो अभी तक पढ़ा है यहाँ से इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। ये 2 एमसीक्यू का आंसर एकदम आसान तरीके से आप बता सकते हो। ये पूरा, जिसको ये आंसर नहीं आ रहा, आप नोट्स में जाके पीछे वीडियो को पीछे करो, पीछे आपको दिख जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे ये पीवाईक्यू है, ये सब पीवाईक्यूज है, आपको लिखना। देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द गामा आइसोमर ऑफ बेंजीन, बताओ लिंडेन गामाक्सेन, आंसर क्या रहेगा, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द नैनो मटेरियल यूज्ड इन द टायर, कौन सा टायर में यूज होता है, बोलो कार्बन ब्लैक, ठीक है। एमआरईएम का फुल फॉर्म बोलो ना, मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये फुल फॉर्म आप बता देंगे। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ पार्टिकल साइज, पीछे जाके ये सब कुछ आप देख सकते हो, ठीक है। ये सब आपको सॉल्व करना है अभी, और इसके बाद वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करो, ये पूरा आंसर आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।